हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। आज हम लोग नया विषय शुरू करने जा रहे हैं। और हमारा जो नया टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राज्य के संदर्भ में है। और उस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, कई बार हम लोग जब इस टॉपिक को बोलते हैं तो बोलते वक्त केवल नीति निदेशक तत्व ही बोलते हैं, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ही बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोलने से हमारी जो समझ है शायद हम उसको प्रॉपर वे में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या शायद हम खुद ही उसको नहीं समझ सकते। इसीलिए इस पूरी जो व्यवस्था है, ये जो पूरा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का, इस पूरे प्रोविजन को एक रूप में हमको बोलने की आवश्यकता है। ये क्या है? ये राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है। अब क्यों इस बात पर मैं इतना जोर दे रहा हूं, अभी थोड़ा सा आगे हम लोग इस चीज को क्लियर करेंगे। तो फॉर्मली हम लोग शुरू करते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके की फीचर्स क्या हैं, इसके हाईलाइट वाली बातें क्या हैं, तो हम लोग कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 4 है, और उस भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लगाकर अनुच्छेद 51, ये जो आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल्स के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में बताया गया है। ये पहली बात। कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन में? भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक। दूसरी बात अगर हम ये कहें तो यहां पर आप देखिए, जैसे हमने मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा था कि मूल अधिकारों की व्यवस्था अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक है, लेकिन जो 6 मूल अधिकार हमको दिए गए हैं वो आर्टिकल 14 से स्टार्ट होकर 32 पे खत्म हो जाते हैं। अनुच्छेद 12 और 13 में राज्य क्या है, मूल अधिकारों की प्रकृति क्या है, वो बताया गया है। और अनुच्छेद 33, 34, 35 में आप लोगों ने कल अगर देखा हो, मैंने वो करके भेजा था, तो उसमें मार्शल लॉ या किन विशेष परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, संसद को क्या शक्तियां दी है, वो बातें बताई गई है। तो कहने का मतलब, जैसे मूल अधिकार जो है उनके जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक है, उसी तरह से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमको दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वो 38 से 51 तक है। शुरू के जो दो आर्टिकल हैं 36, 37, वो इन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बताने से पहले की जो व्यवस्था है कि स्टेट क्या है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या नेचर क्या है, उसको उन दो आर्टिकल्स में बताने की कोशिश की गई है। तो वास्तव में जो जो सजेशंस, एक तरह से जो रिकमेंडेशन कॉन्स्टिट्यूशन की स्टेट को दी गई है एज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूप में, वो 38 से लगाकर 51 तक आर्टिकल्स के अंदर बताई गई है। तीसरी बात, जो जैसा कि मैंने अभी कहा, आर्टिकल 36 में क्या है, तो आर्टिकल 36 की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 36 में स्टेट को डिफाइन किया गया है। अभी जैसे मैंने आपको कहा था, ये जो हमारा टॉपिक है वो स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, मतलब राज्य की नीतियों के संबंध में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बताए गए हैं। तो राज्य का मतलब क्या है? देखो, यहां आप एक विशेष चीज ध्यान रखना कि जो बात हमने आर्टिकल 12 में पढ़ी थी, मौलिक अधिकारों की, मौलिक अधिकार हमें कौन दे रहा है? राज्य दे रहा है। और राज्य के चार, राज्य का मतलब क्या है? चार कंटेक्स्ट हम लोगों ने देखे थे, और वो चार कंटेक्स्ट क्या थे कि सेंट्रल लेजिस्लेचर और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट एग्जीक्यूटिव, फिर लोकल गवर्नेंस, और चौथा अदर कॉन्स्टिट्यूशनल के द्वारा जो अदर बॉडीज स्टेब्लिश की गई है या अदर अथॉरिटीज जो है वो चारों मिलकर स्टेट बनता है। तो आर्टिकल 36 के अंदर क्या कहा गया है कि स्टेट का मतलब वही है जो आर्टिकल 12 के अंदर कहा गया है। तो यहां आप ध्यान रखना, स्टेट को कई बार इस प्रकार का प्रश्न बनता है कि स्टेट की जो डेफिनेशन है मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों में, वो बेसिकली आर्टिकल 12 में बताई गई है। आर्टिकल 36 के अंदर केवल इतना ही कहा गया है कि स्टेट का मतलब वही है जो आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है। ठीक है। तो यहां अभी हम
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में जब बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, आर्टिकल 36 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन को या स्टेट के मीनिंग को बताने का प्रयास किया गया है, ये पहली बात। और आर्टिकल 37 के अंदर इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का नेचर किस तरह का है उसको बताया गया है। नेचर का मतलब एक बार हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे कि फंडामेंटल राइट्स को फोर्सफुली लागू करना पड़ेगा, स्टेट को अनिवार्य रूप से ये अधिकार देने पड़ेंगे, और अगर इन मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो कोर्ट में जाकर कोई भी इंडिविजुअल आर्टिकल 32 के तहत अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है, यानी कि वो उसके पीछे लॉ की बाउंडेशन है। लेकिन आर्टिकल 37 के अंदर ये कहा गया है कि इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के पीछे लॉ की बाउंडेशन नहीं है, ये स्टेट के लिए रिकमेंडेशन से या सजेशन से, स्टेट अगर चाहे तो इन सजेशंस को अपनी पॉलिसी ड्राफ्ट करते वक्त फॉलो कर सकता है, और अगर स्टेट नहीं चाहे तो नहीं कर सकता है। तो इस रूप में आर्टिकल 37 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की नेचर को और उसकी इंपॉर्टेंस को बताता है। तो जैसे कि अभी हमने फर्स्ट पॉइंट के अंदर कहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की पूरी व्यवस्था आर्टिकल 36 से 51 तक है, लेकिन जो मेन प्रोविजन है वो आर्टिकल 38 टू 51 तक ही है। 36 के अंदर स्टेट को डिफाइन किया गया है, और 37 के अंदर, आर्टिकल 37 के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के नेचर को और उसके इंपॉर्टेंस को बताने की कोशिश की गई है। अच्छा, अब एक जो सवाल आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब जब भी आपको ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ने को मिला, हमने कहाँ से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से इंस्पिरेशन मिली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को स्टेट पॉलिसी के लिए बनाने के लिए? तो हम लोग कहते हैं कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमको ये इंस्पिरेशन मिली। अब इसको लेकर भी एक कंफ्यूजन है, कुछ किताबों के अंदर ये भी देखने को मिलता है कि जब 1935 का एक्ट, यहां ध्यान रखना मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहा हूं, 1935 का जो एक्ट था, उस 1935 के एक्ट में भी कुछ इसी प्रकार के सजेशंस ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, यहां पर जो गवर्नर और गवर्नर जनरल थे उनको इस प्रकार की रिकमेंडेशन, उनको इस प्रकार के सजेशंस दे रखे थे। मतलब 1935 के एक्ट में भी इस प्रकार की स्टेट अगर पॉलिसी बनाएगा तो क्या क्या, किन किन बातों पर वो को अपने पॉलिसी डिमांड में ध्यान में रख सकता है। तो एक प्रकार के सजेशंस 1935 के एक्ट में भी थे, लेकिन 1935 के एक्ट में ये बात शामिल करते वक्त ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसपे आयरलैंड से इंस्पायर होकर 1935 के एक्ट के अंदर ये वाला प्रोविजन रखा। और हमारे जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उसी 1935 के एक्ट को ग्रहण किया, लेकिन बेसिकली वो कहां से इंस्पायर्ड हुआ? आयरलैंड से। तो जो मूल उत्तर है वो यही है कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर 1935 के एक्ट में, और 1935 के एक्ट से हमने ग्रहण किया। तो बेसिकली ये आयरलैंड के संविधान से ही हमने प्रेरणा ग्रहण करी नीति निर्देशक तत्वों को लेकर। लेकिन यहाँ एक बात और या आपको ध्यान में रखनी होगी, हालांकि वो हमारे संदर्भ में नहीं है, लेकिन आयरलैंड ने भी जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया तब स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया था। बेसिकली वो कहाँ का प्रोविजन था? स्पेन का कॉन्स्टिट्यूशन। वहां से आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तब उसमें वहां से इंस्पायर होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने ये स्पेस दिया, और फिर बाद में हम लोग कह सकते हैं कि भारत के संविधान में आयरलैंड के संविधान से इंस्पायर होकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अपने यहाँ पर स्पेस दिया। फिर एक अगली बात हम बता सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इसके पीछे लक्ष्य ये है कि हम इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब ऐसा राज्य जो अपने नागरिकों की सुख सुविधाओं के लिए, उनकी आवश्यकताओं के लिए, उनके हितों की पूर्ति के लिए यथासंभव, एज पॉसिबल एज, वो जितना उससे बन पड़ेगा वो सारे काम करेगा। तो ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है
वो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट हम इंडिया पर अप्लाई करना चाहते थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेकर्स थे वो। तो उसी कारण से हम लोग कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को क्रियान्वित करने के लिए इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। और जैसे कि एक और बात हम यहाँ पर की फीचर्स के रूप में बता सकते हैं, ये जो जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये एज ए सजेशन के तौर पर डाले गए हैं कि स्टेट जब भी अपनी पॉलिसी बनाएगा इन बिंदुओं को, जो सजेशंस कॉन्स्टिट्यूशंस दे रहा है उनको वो कंसीडर करना चाहे तो कर सकता है, लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए या स्टेट को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए। तो एक तरह से ये सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, स्टेट के लिए, यहां ध्यान रखना, स्टेट के लिए ये एडवाइजरी है ना। तो ये एक और मुख्य बात हम यहाँ पर बता सकते हैं। फिर एक बात जो अभी मैंने आर्टिकल 37 के समय डिस्कस कर ली थी, आर्टिकल 37 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इनको कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि स्टेट इन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग पॉलिसी नहीं बना रहा, मतलब ये वाद योग्य नहीं है, ये केवल सजेशंस मात्र हैं। और एक आखिरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का प्रोविजन करके हमारे संविधान निर्माताओं ने दो अलग अलग आइडियोलॉजी के बीच में एक बैलेंस स्थापित करने की कोशिश की। और वो दो अलग अलग आइडियोलॉजी कौन कौन सी है, एक इंडिविजुअलिज्म व्यक्तिवाद और दूसरा सोशलिज्म यानी कि समाजवाद। व्यक्तिवाद में इंपॉर्टेंस किसकी होती है, एक व्यक्ति की, और समाजवाद में इंपॉर्टेंस किसकी होती है, सभी व्यक्ति इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अभी आगे हम पॉइंट्स देखेंगे कि व्यक्ति के इंडिविजुअल को लेकर भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कुछ बात करते हैं और कलेक्टिव तौर पर भी व्यक्तियों के अपलिफ्टमेंट की बात इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर की गई है। तो एक तरह से ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो व्यक्तिवाद यानी कि इंडिविजुअलिज्म और सोशलिज्म, इन दोनों के बीच में बैलेंस स्थापित करने वाला एक प्रावधान हमारे संविधान के अंदर शामिल है। तो ये कुछ की फीचर्स जो हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं। अच्छा, एक स्पेशल बात यहाँ पर अब हम और करेंगे। आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि हमारी संविधान सभा जो थी उसमें एक सलाहकार एडवाइजर के पोस्ट पे थे बी.एन. राव, और बी.एन. राव ने एक सजेशन दिया था। और वो सजेशन क्या दिया था कि इंडिविजुअल राइट्स को दो भागों में डिवाइड करना चाहिए, व्यक्तिगत अधिकार जो हैं उनको दो भागों में बांटना चाहिए। ये सुझाव किसने दिया था, बी.एन. राव ने। और वो दो भाग कौन कौन से हो सकते हैं, एक वो जिसके खिलाफ कोर्ट में केस किया जा सकता है, अगर उन अधिकारों का हनन हो तो न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है, और दूसरी कैटेगरी में व्यक्ति के वो अधिकार जिनको अगर स्टेट पूरा ना करे तो उसके खिलाफ वाद दायर नहीं किया जा सकता, यानी कि केस फाइल नहीं किया जा सकता कोर्ट में। तो जुडिशियल बेसिस पर इंडिविजुअल राइट्स को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करके कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने का सुझाव बी.एन. राव के द्वारा दिया गया। और उनके इन्हीं सुझावों को इंप्लीमेंट करते हुए व्यक्ति के वो अधिकार जिनका हनन होने पर न्यायालय की शरण ली जा सकती है उनको भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स के रूप में शामिल किया गया, और जिन अधिकारों के खिलाफ कोर्ट में केस दायर नहीं किया जा सकता उन्हें केवल सजेशंस के बिंदु मानकर भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल किया गया। तो ये एक स्पेशल फैक्ट है जो हमारे लिए जानना जरूरी है कि बी.एन. राव का जो सुझाव था उसके अनुसार भाग 3 में कंपल्शन तौर पर जो जो मौलिक अधिकार है जिसके पीछे न्यायिक बाध्यताएं हैं उनको शामिल किया गया इंडिविजुअल राइट्स के रूप में, और भाग 4 के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूप में उन अधिकारों को, उन इंडिविजुअल राइट्स को शामिल किया गया जिसके खिलाफ वाद दायर नहीं किया जा सकता। तो ये एक स्पेशल फैक्ट्स और हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं। अब देखिए, कई बार आपके कुछ एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे कोटेशंस आते हैं इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेकर, तो क्या क्या महत्वपूर्ण रिएक्शंस इनको लेकर किए गए हैं, हम उन्हीं थोड़ी से रिएक्शंस को यहाँ देख लेते हैं। एक फेमस विद्वान है जॉन ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत अच्छा सा वर्क किया हुआ है। ग्रेनविल ऑस्टिन क्या कहते हैं कि निदेशक तत्व और अधिकार संविधान की मूल आत्मा है। आप यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने केवल और केवल आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था, है ना।
आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा अंबेडकर के द्वारा बताई गई, लेकिन ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स ये दोनों संविधान की मूल आत्मा है। तो एक ये कई बार आप लोगों के पूछा जाता है, जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। एक और विद्वान है एलन ग्लेडहिल, और ग्लेडहिल क्या कहते हैं कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो सरकार के लिए कुछ ऑर्डर हैं, आदेश हैं, जिन्हें पूरा करना उसका कर्तव्य है। यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर बताने का काम एलन ग्लेडहिल ने किया था। तीसरी बात, एक और हम विद्वान की बात करते हैं जिनका नाम है एमवी पाइली, और एमवी पाइली ने इनको रिवोल्यूशनरी थ्योरी कहा है, क्रांतिकारी सिद्धांत कहा है, जो कि समाज के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए एमवी पाइली वो विद्वान थे जिन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को रिवोल्यूशनरी थ्योरी कहा है। फिर सर आइवर जेनिंग्स की अगर हम बात करें तो वो उन्होंने इनको मतलब बताया, कहा कि ये इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, और उसके पीछे रीजन क्या बताया, क्योंकि इसके पीछे कानून की बाध्यता नहीं है, और कानून की बाध्यता के अभाव में ये महत्वपूर्ण नहीं बनते हैं। मतलब ऊपर की जो तीन बातें थी, ऑस्टिन की, ग्लेडहिल की और एमवी पाइली की, उन्होंने पॉजिटिव एस्पेक्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अप्रिशिएट किया, लेकिन जब हम आइवर जेनिंग्स की बात करते हैं तो उन्होंने इसके नेगेटिव एस्पेक्ट को उठाया। इसी तरह से एक और विद्वान है के.टी. शाह, आप इनका कमेंट देखना, बहुत ही रोचक कमेंट है। उन्होंने इसको एक ऐसा चेक कहा, हम लोग बैंक में जाते हैं तो चेक से हम कैश करवाते हैं ना पैसे को, या किसी को पेमेंट करना हो तो भी कैश। तो उन्होंने क्या कहा, ये एक ऐसा चेक है जिसका पेमेंट करना बैंक की इच्छा पर छोड़ा गया है। अब यहाँ बैंक कौन है, स्टेट, यानी कि स्टेट की इच्छा है कि उस चेक का पेमेंट करे या नहीं करे, मतलब उस रिकमेंडेशन को माने या ना माने। तो उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एक चेक के रूप में बताया है और स्टेट को एक बैंक के रूप में बताया है। एक आखिरी बात और हम कर लेते हैं, एक और हमारे यहाँ पर विद्वान रहे हैं नसीरुद्दीन जी करके, उन्होंने क्या कहा है कि जैसे न्यू ईयर पर हम गुड विशेष देते हैं, है ना, कि न्यू ईयर के दिन गुड विशेष देकर हम लोगों को ग्रीट करते हैं, उनको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, उसी तरह से जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये एक प्रकार का गुड विशेष दी है। किसको दी है, स्टेट को दी है। ये एक ऐसा प्रपोजल है जो स्टेट को गुड विशेष प्रदान करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे जो हमें जानना जरूरी था। अब हम बात करते हैं इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के फीचर्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है इन विशेषताओं को हमारे लिए समझना। पहली विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं। किसको दिए गए हैं, स्टेट को दिए गए हैं। स्टेट मतलब भारत राज्य को दिए गए हैं, ठीक है। अब स्टेट को ये दिए गए हैं तो यहाँ स्टेट का मतलब ये नहीं है कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने अभी जैसे आपको कहा था आर्टिकल 36 के अंदर ये कहा है कि स्टेट का मतलब वो है जो कि आर्टिकल 12 के अंदर बताया गया है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल गवर्नेंस और दूसरे और जितने भी जो बॉडीज हैं, जो स्टेचुअरी बॉडीज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनली या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेब्लिश किए गए हैं, ये चारों मिलकर भाग 3 में जिस प्रकार से राज्य को परिभाषित किया गया है, ये चारों मिलकर राज्य बनता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए हैं वो इस राज्य को दिए हैं। अब आप यहाँ ध्यान रखना कि अगर केंद्र की सरकार कानून बनाती है तब भी इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख सकती है, और अगर राज्यों की सरकार या लोकल गवर्नेंस अर्बन या रूरल एरिया में जो हमारे यहाँ पंचायती राज और नगर पालिकाएं हैं, वो भी इन विषयों के ऊपर ध्यान रख सकती है कानून बनाते वक्त। अब क्या क्या बातें कही गई है, देखिए 4 बातें हम इस संदर्भ में बता सकते हैं। पहली बात, गवर्नमेंट अगर कोई भी निर्देश जारी करे, विधायिका अगर कोई भी कानून बनाए, कार्यपालिका अगर कोई भी कानून क्रियान्वित करे, या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर अगर कोई भी ऑर्डर जारी किया जाता है, तो उन चारों संदर्भ में स्टेट मतलब ये स्टेट की ही इंस्टीट्यूशंस हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं ये स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं। ये सारे इंस्टीट्यूशंस को अगर जब भी अपना काम करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बताए गए सजेशंस को कंसीडर कर सकते हैं, है ना। तो इसी आधार पर हम पहला फीचर क्या बता सकते हैं कि स्टेट को इन रिकमेंडेशन का पालन करना चाहिए, यानी कि ये रिकमेंडेशन है। पहली विशेषता क्या क्या है,
कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट के लिए रिकमेंडेशन है। कब कब? जब जब भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी करें, एग्जीक्यूटिव में के तहत कोई लोग इंप्लीमेंट करें, या लेजिस्लेचर जब भी कोई कानून बनाए, या इसी प्रकार का कोई डायरेक्शन गवर्नमेंट की किसी भी बॉडी के द्वारा लिया जाए, तब इन रिकमेंडेशन को उसको कंसिडर करना चाहिए। तो इस प्रकार की रिकमेंडेशन, ये पहली विशेषता हम बता सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। जब दूसरे फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि जब ब्रिटिश हुकूमत हमारे यहाँ पर शासन कर रही थी, तब 1935 के एक्ट के अंदर भी इस प्रकार का प्रोविजन था। तब उसको क्या कहा जाता था? ये निर्देशों के उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आप ध्यान रखिए, 1935 के एक्ट में क्या कहा गया, इसी प्रकार की रिकमेंडेशंस को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि निर्देशों के उपकरण, जिसका पालन कौन करेगा? जिसका पालन करेंगे गवर्नर जनरल और जितने भी जो ब्रिटिश उपनिवेश थे, कॉलोनियाज थी या ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, वहां के गवर्नर जब भी कोई काम करेंगे तो वो काम करते वक्त इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का पालन कर सकते हैं। ये 1935 के एक्ट का प्रोविजन है। तो अब आप देखिए कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि 1935 के एक्ट के अंदर ये जो प्रोविजन किया गया था वो इक्वल है अभी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के समान। मतलब अभी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और 1935 के ये इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इक्वल है, दोनों को हम समान समझ सकते हैं। अंतर केवल एक है, और वो अंतर क्या है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे 1935 के एक्ट में, वो गवर्नर और गवर्नर जनरल को व्यापक तौर पर दिए गए थे, जिसका प्रयोग वो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायिक तीनों क्षेत्रों में वो इन सजेशंस का प्रयोग कर सकते थे। लेकिन जब हम अभी की बात करें नीति निदेशक तत्वों की, तो वो केवल कार्यपालिका और विधायिका के लिए ही है, वो जुडिशरी के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। ये एक बड़ा अंतर हम बता सकते हैं इन दोनों के बीच में, कि जो 1935 का प्रोविजन था वो टोटली लागू होता था, लेकिन नीति निदेशक तत्व जो वर्तमान में चल रहे हैं वो केवल कार्यपालिका और विधायिका के लिए सजेशंस हैं। मतलब ये रिकमेंडेशन केवल एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के लिए है। तो ये दूसरी विशेषता हम बता सकते हैं। क्या है दूसरी विशेषता? कि वर्तमान के नीति निदेशक तत्व 1935 के एक्ट के अनुदेशों के तहत समान समझी जा सकती है। सेकंड फीचर्स। तीसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है तीसरी विशेषता। आप लोगों को पता है कि जब स्टेट इमर्ज हुआ, जब स्टेट राज्य का अस्तित्व आया, तो राज्य का अस्तित्व का पीछे कारण क्या था कि समाज के अंदर एनार्की थी। मतलब सोसाइटी जब बनने शुरू हुई तो एक एनार्की की स्थिति थी, अराजकता की स्थिति थी। शक्तिशाली लोग कमजोर लोगों को अपना गुलाम बना रहे थे, उन पर अत्याचार शोषण कर रहे थे। तब आपसी मतलब सभी लोगों के जीवन को प्रोटेक्ट करने के लिए राज्य का उदय हुआ, है ना। और उस समय राज्य का काम क्या था? कानून व्यवस्था को स्थापित करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। तो ऐसे राज्य को हम क्या कहते हैं? वो राज्य जो समाज के अंदर, राज्य के अंदर शांति और व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है और लोगों के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप रखता है, जिसको हम मिनिमल स्टेट के रूप में जानते हैं, यानी कि सीमित राज्य की जो अवधारणा है वो पुलिसी राज्य कहलाता है ना। लेकिन जब भारत आजाद हुआ था तब संविधान निर्माताओं की का लक्ष्य क्या था कि हम इस प्रकार का पुलिसी राज्य नहीं चाहते हैं, हम भारत को पुलिसी राज्य नहीं बनाना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट को स्टेब्लिश करना, लोक कल्याणकारी राज्य को स्टेब्लिश करना। इस एक पिक्चर से हम समझ सकते हैं। देखिए, ये एक बड़ा छाता है जो सभी लोगों को धूप से या बारिश से उसकी रक्षा कर रहा है। यहाँ छाते का मतलब क्या हम ले सकते हैं? स्टेट से ले सकते हैं। और स्टेट एक फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। जैसे ये छाता फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है इन सब लोगों को इक्वली, वैसे ही वेलफेयर स्टेट भी क्या करता है? वेलफेयर स्कीम्स के माध्यम से, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे दूसरे सेक्टर्स हो, वहां पर खुद इनिशिएट लेकर वो लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। देखिए, लोगों की बेसिक नीड्स क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं को राज्य जब अपनी पहल पर लोगों को मुहैया करवाता है, वो फैसिलिटी जब स्टेट प्रोवाइड कराता है, तो ऐसे स्टेट को हम क्या कहते हैं? पब्लिक वेलफेयर का स्टेट।
और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर जो जो प्रोविजन किए हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे, वो सारे प्रोविजंस क्या बताते हैं कि भारत जो है वो बाय नेचर एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट के रूप में स्टेब्लिश हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर ये राज्य के नीति निदेशक तत्व नहीं होते तो शायद हम लोग कह सकते हैं कि हमारा राज्य उतना लोक कल्याणकारी स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता। और यही लोक कल्याणकारी राज्य क्या कर रहा है, भारत को एक सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने में हेल्प कर रहा है। देखिए पॉलिटिकल साइंस में जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी का मतलब हम राजनीतिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि शासन के अंदर लोगों की भागीदारी, तो वो डेमोक्रेसी का पॉलिटिकल एस्पेक्ट हुआ। लेकिन जब हम पब्लिक वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो पब्लिक वेलफेयर स्टेट सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी की बात करता है, जस्टिस की बात करता है, और वो इक्वालिटी और जस्टिस इकोनॉमिक फील्ड में भी बात की जाती है। तो एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पब्लिक वेलफेयर स्टेट के माध्यम से इंडियन सोसाइटी को सोशली और इकोनॉमिकली दोनों तरह से डेमोक्रेटिक बनाने का काम करता है। तो ये एक तीसरा फीचर हम लोग बता सकते हैं पब्लिक वेलफेयर स्टेट के रूप में, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंडिया को बनाता है। नेक्स्ट, चौथी विशेषता की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने कहा था, ये सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स केवल रिकमेंडेशन हैं, एडवाइजरी के रूप में स्टेट को बताए गए हैं, और इनके खिलाफ अगर स्टेट इन सजेशंस का, इन रिकमेंडेशंस का जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बताई है, अगर पालन नहीं करे तो कोर्ट में जाकर उनके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाद योग्य नहीं है, न्यायपालिका इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले सकती है। कोई भी गवर्नमेंट या स्टेट का कोई भी फॉर्म, जो चार स्टेट के जो चार अर्थ देखे, वो चारों अर्थों में कोई भी गवर्नमेंट बाध्य नहीं है न्यायपालिका से कि वो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पालन करे ही करे, और ना ही न्यायपालिका खुद आगे चलकर इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करवा सकती है। देखो दोनों बातें, एक पहली बात हमने क्या कही कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट बाध्य नहीं है कि वो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग काम करे, और दूसरी बात, जुडिशरी भी बाउंड नहीं कर सकती है किसी को भी कि वो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का अनिवार्यतः एसेंशियली उसका पालन करे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक आर्टिकल 37 की, जो इसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है जो थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया है। आर्टिकल 37 में भी क्या कहा गया है कि कानून बनाते वक्त इन रिकमेंडेशन को पालन करने का मोरल ड्यूटी, यहाँ एक वर्ड में यूज कर रहा हूं, मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य है, राज्य अगर चाहे तो इन रिकमेंडेशंस का पालन कर सकता है। तो ये एक अगला फीचर हम बता सकते हैं कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो वाद योग्य नहीं है। ये अगला फीचर्स। एक आखिरी विशेषता जो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बता सकते हैं, और वो पहले वाली से कनेक्ट है। माना कि हमने कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल नहीं किया जा सकता, है ना, ये सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बाय नेचर गैर न्यायोचित हैं, लेकिन फिर भी यहां पर आप ध्यान रखना, किसी लॉ की वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किसी लॉ की है या नहीं, अर्थात लॉ कौन बना रहा है, लेजिस्लेचर बना रही है, सेंट्रल में पार्लियामेंट बनाती है और स्टेट्स के अंदर जो लेजिस्लेचर है वो बनाते हैं। तो अगर किसी लॉ के ऊपर इस प्रकार का उसकी वैलिडिटी पर, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठता है, तब ऐसी स्थिति में वो जुडिशरी का जुरिस्डिक्शन बन जाता है, तब न्यायपालिका ऐसे कानूनों पर विचार कर सकती है। अब मैं फिर एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करो एक मिनिमम वेजेस, न्यूनतम मजदूरी दर तय कर दी गवर्नमेंट ने, है ना। अब गवर्नमेंट को मिनिमम मजदूरी दर तय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, पुरुष हो या महिला, 275 रुपए सबको बराबर रोज वेतन मिलना चाहिए, ये मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट ने तय कर दिया एक लॉ के द्वारा। अब ये लॉ सही है या नहीं, अगर इसको चैलेंज किया जाता है, तब उस चैलेंज पर जुडिशरी स्टेप उठा सकती है कि नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ऐसा कहा गया है कि समान कार्य का समान वेतन सभी को मिलना चाहिए, है ना। एक पुरुष और एक महिला दिन भर अगर एक जैसा काम करते हैं तो उनको इक्वली
जो उनका उनका जो उनकी जो लेबर बनती है वो उनको पेमेंट के रूप में मिलनी चाहिए। तो एक ऐसी कंडीशन पर जुडिशरी क्या कर रही है, वो अपना जुरिस्डिक्शन मानकर ऐसे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी प्रदान कर रही है। तो यहां हम कह रहे हैं कि भले ही जुडिशरी में नीति निदेशक तत्वों को फोर्सफुली लागू नहीं करवाया जा सकता, लेकिन अगर कोई ऐसा लॉ बन चुका है जिसका कनेक्शन डायरेक्टिव प्रिंसिपल से है, तब उस लॉ को वैलिडिटी प्रदान करने का काम जुडिशरी के द्वारा किया जा सकता है। और उसके पीछे वो बेस क्या होगा, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19। आर्टिकल 14 आपको पता है राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, और आर्टिकल 19 फ्रीडम की बात करता है। ये दोनों फंडामेंटल राइट्स है, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार। तो इन दो बेस पर, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के बेस पर जुडिशरी किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड लॉ को उसका रिव्यू करके उसको लीगल वैलिडिटी प्रदान कर सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात जो हम लोग बता सकते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों की विशेषताओं के रूप में।